सफलता का मार्ग, आज की ज़रूरत। संजीव शर्मा। परिचय। इस पुस्तक को लिखने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। ये मेरी पहली पुस्तक सफलता के व्यवहारिक ज्ञान के बाद दूसरी प्रेरणास्रोत पुस्तक है। इस पुस्तक को पूरा करने में मुझे 3 वर्ष से ज़्यादा का समय लग गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने परिवार को, मित्रों को, जिनकी प्रेरणा और ध्येय और मदद से इस पुस्तक को पूरा कर सका हूँ। कुछ बातें मेरे जीवन की। मेरा बचपन हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के छोटे से गांव सिद्धवाड़ी रक्कड़ में व्यतीत हुआ। आज यदि मैं अपने जीवन यात्रा की तरफ नज़र दौड़ाता हूँ तो मैं अपने आप को एक सफल व्यक्ति महसूस करता हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है। सबसे बड़ी बात, मेरे पास अपने लक्ष्य हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि मैं संसार को अपना कुछ योगदान दे रहा हूँ, जो कि आज मैं इस पुस्तक के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। जब इस पुस्तक का लेखन कार्य शुरू किया था तो उसमें मैं दुर्घटना के कारण बिस्तरे पे था। मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ था। मैं चल फिर नहीं सकता था और फिर भी मेरे अंदर एक ऊर्जा मौजूद थी जो कि मुझे प्रेरित कर रही थी कि मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा, चल फिर सकूंगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पहले मैं भी दूसरों का उदाहरण पढ़कर प्रेरणा लिया करता था, पर मैं आज दूसरों के लिए स्वयं उदाहरण बन गया हूँ। ये मेरी दूसरी प्रेरणा स्रोत पुस्तक है। आज दुनिया संजीव शर्मा को जानती है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता का विषय है। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आप भी जीवन में हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसे अपने जीवन में अमल करेंगे तो आप अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपकी लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी। आप पाएंगे सफलता का सही मार्ग। प्रस्तावना। इस पुस्तक को लिखती बार मैंने अपने अंदर होते परिवर्तन को महसूस किया। मुझे जीवन के रहस्य की झलक मिली। जीवन में सफलता के मार्ग को कैसे पाना है, हैरानी से मैंने खुद से पूछा, हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता? इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धधकने लगी। फिर मैं जुट गया इसको पूरा करने में। आज जो सफलता के मार्ग का रहस्य बताने जा रहा हूँ, इससे आज मैं एक आम इंसान से खास इंसान बन गया हूँ। एक समय था, कुछ नहीं था मेरे पास। आज इस ज्ञान को हासिल करके और इस पर अमल करके जीवन का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। इस पुस्तक में मैंने कई जगह पर आप शब्द का इस्तेमाल किया है। ये इसलिए किया है कि मैं आपको ये महसूस कराना चाहता हूँ कि मैंने ये पुस्तक आपके लिए ही लिखी है, जिससे आप इस पुस्तक को पढ़ती बार अपना व्यक्तिगत लगाव महसूस करें। इस पुस्तक को पढ़ती बार ध्यान से हर चीज़ पर अमल करें। एकदम इस पुस्तक को ना पढ़ें, धीरे धीरे इस पुस्तक को पढ़ें। कुछ नोट्स तैयार करें अपने जीवन के लिए। मैं यही यकीन से कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसके जीवन में परिवर्तन तय है। मैंने इस पुस्तक को लिखने के लिए 3 से ज़्यादा वर्ष का समय लगा दिया। मेरा यही मकसद था कि हर इंसान इसको पढ़कर जीवन के सही मार्ग पर चल सके। जिस भी लक्ष्य को लेकर वह चला है वह पूरा हो। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर रोज़ इस पुस्तक के एक अध्याय को पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने आप को जान पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि सब कुछ आपके आसपास ही है। इस पुस्तक में कई चमत्कारी कहानियाँ भी दी गई हैं, जिससे आपको इसे समझने के सभी आसान रास्तों, टिप्स और शॉर्टकट्स बताए गए हैं ताकि आप अपने जीवन का सही रूप आनंद ले सकें। सफलता के मार्ग का ज्ञान हासिल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका भूतपूर्व जीवन काल किस परिवेश में रहा, आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। जो कोई भी सफलता के मार्ग पर अमल करेगा और अपने जीवन में उतारेगा वह सफल जरूर होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किताब किस तरह की है? इस किताब में कामयाबी के ज़रूरी औजारों के बारे में बताया गया है।
ये किताब हर वर्ग के लोगों के लिए है। जो भी इस किताब को पढ़ने के बाद अमल करेगा यह खुशहाल व भरपूर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएगा। किताब में उन चीज़ों के बारे में बात की गई है कि किस तरह से कामयाब होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। उनका इस्तेमाल सही तरीके से करके आप कामयाबी की हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। किताब को कैसे पढ़ें? इस किताब को एकदम से पढ़कर बंद ना करें, धीरे धीरे पढ़ें। हर वस्तु का महत्व है। इस किताब को पढ़ने से आपको कई फ़ायदे हैं, जैसे कि नए लक्ष्य बनाने, नए उद्देश्य की समझ आए। सबसे महत्वपूर्ण आपके खुद के बारे में है, जो भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। ये किताब आपको पूरी ज़िंदगी कामयाब बनने में पूरी तरह से मदद करती रहेगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हर अध्याय को पढ़ने के बाद इसकी खास बातों पर दोस्तों, रिश्तेदारों और जीवन साथी से चर्चा जरूर करें। वो दोस्तों और रिश्तेदार जो आपकी खूबियाँ और कमियों से परिचित हैं, उनकी राय भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। सोच समझकर अपने दिनचर्या में से उतारें और सफलता के मार्ग पर निकल पड़ें। अनुक्रम: अध्याय 1 योजना का महत्व, अध्याय 2 अनुशासन की आवश्यकता, अध्याय 3 समय प्रबंधन को जानना, अध्याय 4 शिष्टाचार, अध्याय 5 आत्मविश्वास, अध्याय 6 सफलता की राह, अध्याय 7 काम के प्रति समर्पित, अध्याय 8 हौसले वाला, अध्याय 9 पहचानने की कला, अध्याय 10 विकास का महत्व, अध्याय 11 दृढ़ संकल्प, अध्याय 12 अपने आप को तैयार करना, अध्याय 13 उपसंहार। अध्याय 1 योजना का महत्व। इस संसार में हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो हमारी सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है हमने इस अभियान के अनुसार किस तरह से विजय प्राप्त करनी है, उसकी योजना कितनी अच्छी तरह बनाई है। हमारे जीवन की सफलता हमारी योजनाओं पर निर्भर है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। हमारा कार्यक्रम छोटा हो अथवा बड़ा, इस पर ध्यान न देने के बजाय एक अकेले दिन को पूरी एक इकाई बनाकर चलना सर्वोत्तम रहता है। जैसे आज को ऐसा दिन है जिसके लिए हमें सोचना है, बीते हुए कल की हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, जिससे हम अपने कार्य का अनुमान लगा सकते हैं। आने वाले कल की हम योजना बना सकते हैं। लेकिन काम करने का दिन आज है। जब मैंने अपने जीवन में योजना बनाकर अपने कार्य को अंजाम दिया तो मैंने अपने काम में सफलता ही प्राप्त की। अगले दिन का कार्यक्रम तैयार करने का सबसे अच्छा समय है रात को सोने से पहले का। इसमें बीते हुए दिन की छोटी सी जांच से हमें विदित हो जाएगा कि हम कितनी सफलता पाई है। योजना ही सफलता की सर्वोत्तम विधि है। एक बात याद रखिए, अपने निश्चय में कुछ मत उठा रखिए। कुछ धुंधली योजनाओं को भविष्य के लिए छोड़ दीजिए और हाथ के काम में जुट जाइए। यदि आप काम को स्थगित करने या रोकने का विचार रखते हैं तो ये शब्द याद रखिए, बीता हुआ कल सपने के अलावा कुछ नहीं है। आने वाला कल कल्पना मात्र है, लेकिन अच्छी तरह बिताया हुआ आज बीते हुए हर एक कल को सुख का सपना बना देता है। आने वाले हर एक कल को आशा की कल्पना। इसलिए इस दिन का ठीक इस्तेमाल कीजिए। मनुष्य जैसा बोता है वैसे ही काटता है। ईसा मसीह। 2 मित्र थे, पवन और श्याम। एक दिन दोनों दोस्तों ने आर्थिक तंगी से बाहर निकलने को कर मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने योजना के अनुसार भैंस पालने की योजना से शुरुआत करनी थी। फिर उसका दूध बेचकर और भैंसों को पालने की योजना बनाई। फिर दूध की सप्लाई और बढ़ने से उसकी आमदनी को जमा करके एक लोहे का कारखाना शुरू करने की योजना बनाई, जिससे और काम बढ़ने लगेगा तो और कारखाने और उद्योग खोले जाएंगे। फिर एक दिन अमीर व्यक्ति होंगे, पैसा होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर सब कुछ होगा। ऐसी योजना बनाई और 12 साल के बाद इसी जगह पर दोबारा मिलने का वादा किया। एक दूसरे के साथ मिले और निकल पड़े अपनी योजना के अनुसार कार्य करने।
ठीक 12 वर्ष बाद फिर दोनों दोस्त उसी जगह मिले, जिसमें श्याम एक लंबी गाड़ी के साथ था। पवन ठीक उस तरह से था जिस तरह से 12 वर्ष पहले उसकी आर्थिक तंगी हालत थी। श्याम ने पवन से पूछा, दोस्त क्या हाल है? पवन ने कहा, जैसा था वैसा हूँ। श्याम, तुम इतने अमीर कैसे बन गए? श्याम ने बताया, जो योजना हमने बनाई थी उसी के अनुसार कार्य करता रहा और आज एक अमीर व्यक्ति हूँ। पर श्याम ने पवन से पूछा, क्या तुमने योजना के अनुसार कार्य नहीं किया? तो पवन ने कहा कि जब योजना बनाकर घर गया, रात को मैंने सोचा कि भैंस खरीद ली और अगले दिन मर जाए तो वो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने कार्य ही शुरू नहीं किया। आज भी करने की सोचता रहता हूँ पर हिम्मत नहीं होती। इस कहानी से हमें ये ही शिक्षा मिलती है, किसी भी अच्छे कार्य की योजना बनाकर उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि जीत आपके पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। रिकॉर्ड बनाए रखिए। ऐसी योजना आपके पास होनी चाहिए कि वह स्थापित रहे। अगर सफलता आपके मार्ग में नहीं आई तब उसके आने की प्रतीक्षा में बैठे मत रहिए, उसकी ओर चल पड़िए और उसे बीच रास्ते में जा पकड़िए, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि एक सफल व्यक्ति छोड़ जाता है। यदि आपकी कोई अभिलाषा नहीं है तो आपकी स्थिति ठीक उस माली के समान है जो बिना लेवल वाले बीजों के पैकेट से बीज बोता है। माली को यदि ना मालूम हो कि आखिर उसने बोना क्या है तो वह अपने काम को ठीक से तैयारी नहीं कर सकता और ना ही इस संबंध में कोई समुचित योजना बना सकता है। लिखित योजना होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन प्लान। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए निश्चित योजना के अनुसार अगर आप अमल करते हैं तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको योजना बनाकर दीवार पर लगाने या सफ़ेद बोर्ड पर लगाकर रखने की जरूरत होगी। अगर आप कैलेंडर का इस्तेमाल करें तो ये निश्चित कर लें कि आपके पास प्रोजेक्ट भी हो और कैलेंडर भी। कैलेंडर पर साथ में दूसरी योजनाएं भी हो। आपके प्रोजेक्ट में विज्ञापन, भर्ती, ट्रेनिंग वगैरह भी होंगे, पर हो सकता है आप अपने परिवार का नाम भी कैलेंडर पर लिखें। अगर आप अपने बच्चों को ये बता दें कि आपके प्रोजेक्ट के साथ वह भी आपके लिए आवश्यक हैं तो वह आपसे प्यार करेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। आपके लिए भी ये धारणा करना आसान हो जाएगा कि आपके काम का और परिवार का समय कहाँ एक दूसरे के बीच में आ रहा है। हो सकता है आपको अपने परिवार को कुछ बातें पहले से समझानी पड़े। अपनी योजना में सब कुछ शामिल करें। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत समय ले रहा हो तो उसकी योजना बदल दें। योजना 1, 2 या 3 साल तक भी चल सकती है। आप दुनिया भर में बिजनेस नहीं कर रहे होंगे या आपकी आर्थिक हालत बेमिसाल रूप से अच्छी ना होगी या संपत्ति ना बनेगी, पर जिस किसी भी प्रोजेक्ट इस तरह से बनते हैं उसे निश्चित तौर पर लाभ होता है। जिस काम को करते समय सोचने या योजना बनाने की जरूरत होती है तो चिंता करना मुश्किल है। ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अवसर के लिए तैयार रहें बजाय इसके कि अवसर आएँ और आप उसके लिए तैयार ना हों। व्हिटनी यंग जूनियर। हम ज़्यादातर काम टालने के दोषी होते हैं, आज नहीं कल, और वो कल कभी नहीं आता। हमें इस दोष को दूर करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर आप अपने किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो हम सभी को इस बात से जागरूक होना पड़ेगा। इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें कुछ समय, दिन में 5-10 मिनट ही सही, निकाल कर उस दिन करने वाले कामों की सूची बनाने पे खर्च करने चाहिए। आप कौन कौन से काम टालते रहे हैं इसकी विस्तृत सूची बना लें और फिर उन कामों को करना आरंभ कर दें। इससे आपके दिमाग का तनाव कम होगा। हाँ, काम करने में आपकी पूरी ताकत का प्रयोग करें और जो समय बचे उसे आगे के कामों की योजना बनाने में खर्च करें। कभी कभी काम इसलिए भी टाला जाता है क्योंकि काम के परिणाम का डर लगा रहता है। तब डरना नहीं है, विचार करें कि गलती भी हो गई तो क्या होगा। गलती भी मामूली ही होगी तो उसे सुधारा भी जा सकता है। ऐसा सोचें। अगले दिन काम के लिए प्राथमिकताएं तय करते समय उनमें सुधार कर लें। सभी कामों की सूची में से उनके महत्व के अनुसार काम की प्राथमिकताएं तय करें। ये भी सोचें कि सबसे पहले जो काम करने हैं उसे पूरा करके ही छोड़ें, फिर कोई दूसरा काम हाथ में लें।
हर दिन के अंत में अगले दिन की प्राथमिकताएं बना लें। इन्हें 3 भागों में बांट लें। जो काम करने हो शीघ्र करना वाले हों, कम निर्धारित सीमा वाले हों। नंबर 3, वह काम जो समय बेचने पे किए जा सकते हैं। तरीका चाहे जो अपनाएं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण काम तो होने ही चाहिए। योजना बनाते समय ध्येयवान और काम करते समय अधीर बन जाइए। इसी मूलभूत के साथ अपने काम में जुड़ जाएं, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। समय निर्धारित कार्यक्रम, टाइम बाउंड एक्टिविटीज़। कोई भी काम पूरा करने के लिए 2 कदम उठाने पड़ते हैं। पहला, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम की शुरुआत। दूसरा, बिना किसी झंझट के फिर से शुरुआत। पहला कदम उठाना सबसे कठिन है। किसी भी नई योजना की शुरुआत करना पैराशूट लेकर विमान से कूदने जैसा है। इसके लिए साहस की जरूरत होती है। समय का सही उपयोग करना भी एक समस्या है। जो लोग करना चाहते हैं वह समय के सामने रख के चलते हैं। ऐसा न करने पर समय मुट्ठी में से रेत की तरह सरकता रहता है। दिन की समाप्ति पर आप खुद से पूछ रहे होते हैं कि समय गया कहाँ। समय के अनुसार काम निर्धारित करके चलने पर ही आपको अपने लिए समय मिल पाता है। इसे अपने समय में आप समस्याओं का हल कर लेते हैं और आपको सब काम कर लेने का संतोष भी हासिल होता है। ना कहने से कभी डरें मत डरें। समय बचाने की सबसे प्रभावशाली विधि है ना शब्द का प्रयोग करना। हर उस अनुरोध को जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हो, चतुराई के साथ मना करने की कला सीखें। याद रहें कि अगर आप हर बात में दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे तो आप हर काम उनके कहे अनुसार करेंगे। टाल मटोल का रवैया मत अपनाएं और बहुत सा काम कर डालने की भी कोशिश मत करें। जो काम टलता आ रहा है उस एक काम को करने में जुट जाएं। अगले दिन काम आरंभ करने से पहले सबसे बोरिंग काम को कर डालें। अक्सर वह मामूली सा काम होता है, जैसे किसी क्षमा मांगना या सहकर्मी से हुए विवाद से निपटना। जो कुछ भी हो, ऐसे काम दिन के काम को शुरू करने से पहले ही कर लें। इससे आप प्रसन्न होंगे, क्योंकि 15 मिनट से ही आपने सबसे जटिल काम कर लिया होगा। मापदंड तय करें। डिसाइड अपॉन प्रिंसिपल्स। सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने काम में हर दिन का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो निर्धारित समय में काम वह पूरा हो जाए। इसके लिए खास करके रूटीन के काम पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। विशेष ध्यान रखने की बात तो ये है कि अपनी सफलता को आज की स्थिति के अनुसार मापें, ना कि कल की स्थिति पर। इससे आपको अपने कार्य की गुणवत्ता का पता चलता है। हर काम को पूरा करने की समय सीमा तय करके चलें। आपको हर रोज़ का ये लक्ष्य होना चाहिए कि समय सीमा में काम हुआ या नहीं। ये आपका मापदंड होना चाहिए। आपके पास जो शक्तियाँ अपने कार्य के दौरान हैं, उनका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण क्षण में और महत्वपूर्ण कामों के लिए करें। अपनी आदतों को समझें, उनको पहचानें, उनसे झगड़े नहीं। जैसे आप शराब नहीं पीते तो ऐसी पार्टियों से बचें जहां ये परोसी जाएं। यदि आप जल्दी उठकर काम करना चाहते हैं तो जल्दी सोएं। कभी कभार आपको देर तक जागना भी पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ज़रूरतों का सम्मान करना सीखें और हर बात से में समझौता मत करें। कठिनाइयाँ झेलने के लिए तैयार रहें। प्रकृति व्यक्ति को जागृत और सचेत व्यक्ति बनाना चाहती है। उनसे भागने के बजाय उनका सम्मान करें। हर स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रखें। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक वह मनुष्य शिक्षित है जिसका इस प्रकार से विकास और प्रशिक्षण हो कि चाहे उसे आप संसार के किसी भी स्थान पर छोड़ दें, वहाँ ही वह परिस्थितियों को अपने वश में कर लेता है, परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। वह जीवन की वास्तविकताओं और तथ्यों से इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसके अंदर उदात्त पौरुषपूर्ण पुरुष का निर्माण होता है और अपने आसपास के लोगों की सेवा करने में समर्थ होता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान, अतीत के इतिहास में घुसेड़ देना वास्तविक शिक्षा नहीं है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं
जो अपनी मनचाही परिस्थितियों को तलाश लेते हैं। यदि उन्हें वह नहीं मिलती तो वह उन्हें पैदा कर लेते हैं। संजीव शर्मा। आप अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं तो उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक निश्चित समय बांध लें। उसके लिए चाहे कितनी बारी भी प्रयत्न क्यों ना करना पड़े, उससे पीछे ना हटें। एक मोटे कागज़ पर कितना धन कितने समय कमाना लिख लें। उसे अपने कमरे की दीवार पर चिपका दें। ऐसी जगह चिपकाएं कि उस पर नज़र बार बार आपकी पड़े। उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करें। पूरे जोश के साथ उस कार्य को पूरा करने में जुड़ जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को निश्चित समय में पूरा करने की ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम उठाना पड़ सकता है। इस बात से घबराए नहीं। कार्य को पूरा करती बार बहुत सी समस्याएं आएंगी और बहुत सी बाधाओं को पार करके आप उस कार्य तक पहुँचेंगे। याद रखें, जब ऐसा हो तो ये समझें कि आप कार्य को पूरा करने के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और ज़रूरत से ज़्यादा बाधाएं आ सकती हैं, परंतु जितनी ज़्यादा बाधाएं या कठिनाइयां आए, आपको चित्त उतना ही ज़्यादा दृढ़ बनना चाहिए। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। यदि आपकी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण हुआ तो निश्चय ही वह कार्य निश्चित समय में पूरा हो सकेगा। ऐसा होने पर आप अपने में एक अलग सी खुशी महसूस करेंगे। चीनी भाषा में एक कहावत है कि 10,000 मील की यात्रा भी पहला कदम बढ़ाने के बाद ही आरंभ होती है। पहला कदम बढ़ाना ही कठिन दिखाई देता है। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाएंगे कि दूसरा कदम भी आगे बढ़ जाएगा और फिर तीसरा। इस प्रकार 10 कदम चलने के बाद आपके चलने की गति में परिवर्तित हो जाएगी। इस समय पहला कदम बढ़ाने की समस्या सामने नहीं रहेगी। बाद के कदम बढ़ाने के लिए आपके विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस कहावत को हमेशा याद रखें। जब कार्य बड़ा लग रहा हो और शुरुआत करने के लिए आप सोच में पड़े हों। मुझे 2 उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिला। इन दोनों की राय जानने का मौका मिला। दोनों उद्योगपति अपना अपना उद्योग स्थापित करना चाहते थे। एक उद्योगपति से मेरी बात हुई। उसने कहा कि मैं एक उद्योग और स्थापित करना चाहता हूँ, पर मुझे कहीं ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिल रहा, इसलिए मैं उद्योग में जो मशीनों का लगाना है उनका ऑर्डर भी नहीं दे रहा। उन मशीनों के चलने के लिए किस प्रकार के कारीगर चाहिए और कहाँ से उपलब्ध होंगे आदि बातों का विचार तो बहुत दूर की बात है। जब मैं दूसरे उद्योगपति से मिला तो उसकी सोच दूसरे उद्योगपति से बिल्कुल भिन्न थी। वह उद्योग स्थापित करने के लिए ज़मीन खोजने का प्रयत्न कर रहा था। कारखाने के लिए किस प्रकार के मकान की आवश्यकता होगी उसकी चर्चा आर्किटेक्ट्स तथा इंजीनियरों से करता रहता और उसने प्लान बनाना आरंभ कर दिया था। वह मशीनें कहाँ से मिलेंगी, कितने दामों में मिलेगी, सबका हिसाब रखना शुरू कर दिया था। ये एक सफल उद्योगपति की निशानी होती है। किसी को तो इसमें निरर्थक अधीरता ही दिखाई देगी, पर मेरा ये मानना है कि पहले विचार करने में कुछ नुकसान है क्या। आवश्यकता पड़ने पर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किस उद्योगपति की सफलता का विशेष संभावना देखते हैं, जो अपने एक कार्य को पूरा होने के बाद दूसरा करे या फिर तीसरा, या एकदम से एक साथ कार्य शुरू कर दे। बेशक दूसरा ही क्यों, क्योंकि वह अपने उद्योग को सबसे पहले शुरू कर दे। उसकी सफलता का आरंभ भी बहुत पहले हो जाता है। यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आप जो कार्य करना चाहते हो तब इनमें से जो भी कार्य पूरा हो सके उसे करते रहिए। यही सही है। बेशक उसका लाभ काफ़ी समय बाद मिले, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। उससे आपने जो कार्य पूरा करना होता है वह अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। इन सब का तात्पर्य यह है कि किसी मुख्य कार्य का आधार अलग अलग छोटे छोटे कार्यों पर हो, तब इनमें से जो भी कार्य पूरा हो सके उसे करते रहिए। यही हितकर है। शब्द है कि 10% ही काम हुआ हो, उसका उपयोग ही काफ़ी अरसे बाद होने वाला हो, तब भी उसमें आपको कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही है। वह मुख्य कार्य करने के लिए आपकी योजना देता है। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पे उठा सकता है। एल्बर्ट हवलट। किसी भी कार्य को करने के लिए जो अहम भूमिका होती है वह है योजना। हर कार्य के लिए अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। कैसा भी कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, उससे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना हो तो उसके लिए योजना होनी चाहिए। हर व्यक्ति किसी कार्य को
हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसकी योजना भी बनाते हैं। कौन सा कार्य सर्वप्रथम करना है, तो उसे किस तरह से, किस योजना के मुताबिक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ये ज़रूरी है। आज दिन तक कितने भी महान कार्य संपन्न हुए हैं, वह एक योजना के द्वारा ही संभव हुए हैं। योजना हमारी सोच से शुरू होती है, जो निर्धारित लक्ष्य तक ले जाती है। सबसे अहम बात तो ये होती है कि योजना को बेकरार रखना पड़ता है जब तक उसमें सफल ना हो। अपने जीवन में एक रूटीन बनाना बहुत सरल कार्य है, पर सबसे अहम कार्य है उसका पालन करना। जो रूटीन आपने बनाया है उसका पालन आप किस तरह करते हैं। हर एक व्यक्ति जीवन में कार्य करता है। रूटीन बनाना एक सरल कार्य है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के संबंध में किसी न किसी प्रकार का रूटीन अवश्य बनाना है, परंतु ये तो उस व्यक्ति की दृढ़ता और स्थिरता पर निर्भर करता है कि वह कितनी तन्मयता और तत्परता से उसका पालन करता है। आलस्य बार बार उसे परेशान करता है कि रूटीन तोड़ने की आदत लग जाती है। जिस व्यक्ति को इस बुरी आदत ने पकड़ लिया है, उसके लिए फिर रूटीन का पालन करना एक बहुत कठिन कार्य हो जाता है, और अधिकांश व्यक्ति से सदैव सभी कार्यों के बाद भी समय बचा हुआ प्रतीत होने लगता है। आप अपने दैनिक जीवन का रूटीन बनाइए। प्रातः उठने का प्रातः अर्थात ब्रह्मा वेला, यही वह वेला है जब व्यक्ति प्रकृति से समीप रहता है। रात भर सोकर उठने के उपरांत उसका मन शांत रहता है, और शांत और शीतल वातावरण में आप अपनी जटिल और कठिन समस्याओं के संबंध में सोच विचार करके अनेक उचित निर्णय ले सकते हैं। अपने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समय दीजिए। नित्य कर्म, व्यायाम, पूजा, व्यवसाय, मनोरंजन, अध्ययन, मित्रों से मिलना, आराम, परिवार के सदस्यों के साथ विभिन्न विषय में विचार करना आदि कार्यों के लिए अपने रूटीन में अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग समय कीजिए। दृढ़ता से जहाँ तक संभव हो सके रूटीन का पालन कीजिए। उसे मात्र आपातकालीन परिस्थितियों में ही टूटने दीजिए। ऐसे करने से आप अधिक दृढ़ता से अपने बनाए रूटीन पर चल सकते हैं। अधिक दिनों की आवश्यकता नहीं, मात्र कुछ ही महीनों में इसका पालन आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके कार्य पहले से अधिक उत्कृष्ट होने लगेंगे। कार्य को संपादित करने हेतु आपको अधिक समय मिलने लगेगा। कई कार्य तो सहज ही स्वतः निष्पादित होते चले जाएंगे। ये आपकी सफलता में इतना अधिक सहयोगी हो जाएगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये पद्धति कठिन तो अवश्य है, पर साधारण अभ्यास से इसका पालन किया जा सकता है। जब इस पद्धति का आप अपना लोगे तो आपके जीवन में सफलता के दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। हर रोज के कार्यक्रम तथा रूटीन से ही संबंधित है। एक दूसरा विषय है कार्य को उसके महत्व के आधार पर वर्गीकरण। आपके द्वारा किए गए कार्यों के उत्कृष्ट परिणाम पर ही आपकी सफलता निर्भर करती है। हर किसी कार्य को सावधानी से देखा जाए। किस कार्य को कितना समय देना है, इसकी पूरी योजना होना जरूरी है। जैसे कि कौन सा कार्य मुख्य रूप से किया जाए, कौन सा कार्य व्यवसाय, परिवार, समाज से ही संबंधित कार्यों में व्यक्ति अपना अधिक से अधिक श्रम और समय उसमें दे। जैसे जैसे व्यक्ति सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके पास कार्यों और दायित्वों की बढ़ोतरी होती जाती है। जब कार्य अधिक हो जाते हैं तो उसका निष्पादन करना महत्वपूर्ण है। ये सब एक दिन में नहीं होता, निरंतर सुधार प्रक्रिया में लगे रहना होता है। कार्य क्षमता बढ़ाने के तरीके, वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सर्वप्रथम तो अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के कभी कोई कार्य नहीं हो सकता। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी दृढ़ आत्मविश्वास की आवश्यकता है। किसी के भी सहारे की आशा मत कीजिए। आत्मनिर्भर हो जाइए। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। माता पिता पर निर्भर होना चाहिए। जवान हो जाने पर अपने पांव पर खड़े होना बहुत आवश्यक है। ये कभी मत सोचिए कि आपके शरीर या मन में कम शक्ति है, कम क्षमता है। आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत कार्य क्षमता है। आप बढ़ा सकते हैं। बस अपनी शक्ति को पहचान कीजिए, अपने निश्चय को दृढ़ कीजिए, अपने निर्णय पर अटल रहिए। कोई क्या कहता है इस प्रश्न पर कभी अधिक मत सोचिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं। आप विश्वसनीय बनकर एक विश्वस्त व्यक्ति के रूप में ख्याति पा लेंगे। यह अभ्यास से विश्वसनीय की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बिना अभ्यास से ये सिद्धि नहीं मिलती। प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। आप प्रतिदिन स्वयं से ही कहिए कि आप विश्वस्त बनेंगे। आप एक सच्चे और ठोस विचारों वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे।
लोग आपको विश्वसनीय समझेंगे। आप अपने अंदर भरोसा बनाए रखिए। काम 3 बुराइयों को दूर करता है, बुरा स्वभाव और गरीबी। वाल्टियर। कुछ बातों की सावधानी। नंबर 1, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। नंबर 2, बदहवास कभी ना हो। बदहवास हो गए तो कार्य बिगड़ जाएगा या और भी देर से होगा। गलत हो गया तो दोबारा करना पड़ सकता है। सफलता में नियम की भूमिका, द रोल ऑफ सक्सेस। एक बार जो नियम अपने कार्य के लिए बना लिया, उसे यूं ही नहीं तोड़ देना चाहिए। जिस नियम को हमने नींव बनाकर कार्य करना शुरू किया है, उसे तोड़ देना समझो अपने कार्य में बाधाओं को निमंत्रण देने के समान है। एक नियम टूट जाता है तो उसके आगे के सारे नियम अपने आप टूट जाते हैं। जैसे एक नियम बनाया जाए कि हम 4 बजे सैर पर जाएंगे और दूसरा नियम ये है कि 1 घंटा सैर की जाएगी, लेकिन जब पहला नियम ही टूट गया तो दूसरा नियम अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि हम एक नियम से नहीं बंधे हुए हैं। एक नियम कई नियमों को बनाता है और बांधता है। जो नियमों का पालन करता है वह कामयाब अवश्य होता है। इसलिए नियमों पर अमल करना ही ताकत है। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन संभव है। किसी कार्य पर मेहनत जब ईमानदारी से करते हैं तो इतना तो निश्चित हो जाता है कि उसका परिणाम सकारात्मक ही होगा। ये तभी होता है जब मेहनत और नियम से की गई हो। जो मेहनत और नियम की आदत को अपनाता है वह धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ने के लिए हमें नियमों और अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये तय है कि परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। आज के दौर में जो भी व्यक्ति नियम को पालन बड़े ही अनुशासन ढंग से करता है वह कामयाबी के पथ पर जा पहुंचता है। उसे लोग सलाम करते हैं, उसकी बातें करते हैं कि वह आम इंसान से खास इंसान बन गया। वही सर्वोत्तम पुरुष कहलाता है। एक मरीज है जिसे समय समय पर दवाई का सेवन करना है। अगर वह नियम और अनुशासन से पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? वह ज़्यादा बीमार हो जाएगा। उसको कौन सी दवाई कब खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, उस पर अमल करना पड़ता है, तो ही वह स्वस्थ हो पाएगा। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। जीवन को सही तौर पर जीने के लिए नियम और अनुशासन का पालन करना अति अनिवार्य है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति के लिए अपने कार्य को अनुशासन और नियमों का दास बनाएं। अपने जीवन को ऐसे जिएं जैसे पहाड़ जीते हैं। आंधी और तूफान जब चलते हैं तो वृक्ष भी झुक जाते हैं, लेकिन पहाड़ किसी आंधी और तूफान के आगे नहीं झुकता, क्योंकि बुलंदी को छू चुका है। जीवन में हर व्यक्ति को इसी तरह नियम और अनुशासन के साथ जीना है। जब हार मिले तो अपनी योजना के संतम में उसे एक संकेत के रूप में कबूल करें, फिर दोबारा योजना बनाएं, तैयार करें और लक्ष्य की ओर बढ़ें। सफलता और तरक्की का सिद्धांत। सफलता और तरक्की हर व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है। सफलता और तरक्की पाने को जो पहला सिद्धांत होता है वह होता है व्यवस्था। जीवन में आपने कैसी व्यवस्था अपने रहन सहन और काम के लिए कर रखी है? जब आप टाइम टेबल बनाकर कोई कार्य करते हो तो उसके बड़े लाभ आपके सामने आते हैं। कभी किसी कार्य को करती बार असफल भी हो जाओ तो बड़ी सावधानी से उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। उसमें किसी को भी दोषी ठहराने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई अपनी व्यवस्था को खुद जांचे और कठिनाइयों को आगे और मेहनत से मनमाफिक रिजल्ट पाने में खुद जुट जाएं। आलोचनाओं का सामना करना पड़े तो भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसमें अपनी कमियों को जांचने का होता है, क्योंकि उसी से कमियों का पता चलता है। अपने अंदर हौसला रखें और जुट जाएं अपने कार्य को दोबारा सही दिशा देने के लिए। बस कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। मेरी राय में जब कठिन परिस्थिति सामने हो तो उससे दूर भागना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि साधारणतया अपने स्थान पर जमे रहने वाले की अपेक्षा भागने वाला अपने को उसी खतरे में सामने डाल देता है जिससे बचना चाहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार। अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा होता है, एक अंग्रेजी कहावत। अध्याय 2, अनुशासन की आवश्यकता, द नीड फॉर डिसिप्लिन। किसी भी काम को पूरा करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वप्रथम एक ही बात होती है, आप उस कार्य के प्रति कितने अनुशासन में मेहनत कर रहे हैं। अनुशासन क्या है, इसका सही अर्थ में मतलब क्या है, इसको जानना अत्यधिक आवश्यक है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अनुशासन का मतलब तो
किसी काम को सही तरीके से पूरा करना ही अनुशासन है। ऐसा जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर यह भी सच है कि मंजिल तक पहुंचने का यही रास्ता है। जो अनुशासित रहते हुए अपने काम में अथक परिश्रम करते हैं, सफलता उनको ही प्राप्त होती है। सफलता का स्वाद वही चखते हैं। अनुशासन का पालन करना कई बार कष्टप्रद हो सकता है, पर अतः वह सफलता आपको प्राप्त हो ही जाती है। कोई भी खिलाड़ी जब तक अपने खेल के प्रति अनुशासन रखता है, साथ में मेहनत करता है, वही खिलाड़ी खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है। अनुशासन व्यक्ति, समाज और देश के लिए बेहद ज़रूरी है। अपने काम में हमें अनुशासन जरूरी है, तभी काम को पूरा करने का दृढ़ संकल्प भी हमारे मन में बना रहता है, हमारा विश्वास उसमें बना रहता है। एक बात को आप लोग जान लें कि अनुशासन का पालन करने का अर्थ ये नहीं है आप नियमों और तौर तरीकों के गुलाम हो गए और आपकी आज़ादी छीन गई। अनुशासन आज़ादी में खलल नहीं है, बल्कि नियम कानून के अनुसार किसी काम करने की सीख है। अनुशासित बने और लक्ष्य पर निगाह रखें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अनुशासन सफलता की निशानी है। अनुशासन के बगैर असफलता ही हाथ लगती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक एथलीट जो अनुशासन से अभ्यास नहीं कर रहा, कभी वह प्रतियोगिता जीत सकता है? वह कभी जीत प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अभ्यास में अनुशासनात्मक नहीं होगा। एक वायलिन वादक किसी संगीत समारोह में अच्छी तरह से वायलिन बजा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर अपने निजी काम में हमें अनुशासन की कमी क्यों नजर आती है? कहने का मतलब यही है कि कार्य चाहे आसान हो या कठिन, अपना हो या किसी सेवा संबंधी, अनुशासन के बगैर उसका सफल होना नामुमकिन है, क्योंकि इस तरह से हमेशा गलती होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। एक एक बूंद पानी से जल का घड़ा भर जाता है। इसी तरह आदमी थोड़ा थोड़ा कमाकर, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर अमीर और विद्वान बन जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कार्य करने और थोड़ी बचत करने से आदमी एक दिन बड़ा बन जाता है, चाणक्य। अनुशासन की सबसे बड़ी पहचान तब पता चलती है जब हम किस चीज़ में बदलाव चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे कि अपने आप में कुछ बदलाव लाना हो तो हमें सही मायने में उस अनुशासन का पता चलता है। अनुशासन में सबसे बड़ी बाधाएं हैं अपने आप को बदल पाने के विश्वास में कमी हो, बदलाव की जो ज़रूरी है उसके बारे में हमें ज्ञान की कमी हो। अनुशासन में न आने के बहाने, नंबर 1, हम लोग तो हमेशा इसी तरह से करते हैं। नंबर 2, हमने तो आज दिन तक इस तरह नहीं किया। नंबर 3, मैं नहीं समझता कि ऐसा करके कुछ फ़र्क पड़ेगा। अनुशासन के लिए त्याग एवं आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से किसी चीज़ या निरंतर अभ्यास किसी काम को पूरा करना है तो उस कार्य के नियम को अनुशासन के तहत अपनाना सही तौर पर अनुशासन में पता चलता है, क्योंकि किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसके नियम को अपनाना, उसमें अपने आप को बनाए रखना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन कैसे काम करता है, इस पर एक उदाहरण है। अनुशासन पर आप कभी किसी कारखाने या मिल में जाते हैं तो वहाँ के हलचल देखकर आपको अचंभा होता है। आप सोचेंगे कि यह हजारों मनुष्य किस तरह आपस में तालमेल से काम करते हैं। इसका उत्तर आपको तब मिलता है जब आप कार्यालय में उनके नेता को देखते हैं। वह अपनी कुर्सी में बैठा होगा, वह चुपचाप शांत बैठा होगा, संतुलित मस्तिष्क व्यक्ति होगा। वह कम से कम बोलेगा, जब बोलेगा काम की बात बोलेगा। यही वह व्यक्ति है जो हजारों को अनुशासन में चलाता है। वह सब कर्मचारियों का प्रधान है। वह केंद्र या धुरी है जिसके चारों ओर काम का चक्कर घूमता है। अनुशासन कैसे रखना है और सबसे तालमेल कैसे रखना है, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ विशेषता होती है कि उसके आगे दूसरे झुकने लगते हैं। लोग उनकी आज्ञा मानने में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अपने जीवन को एक अनुशासन में रखा होता है। मैं जीवन में भी कई व्यक्तियों के अनुशासन से प्रभावित हुआ, पर सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने ताऊ जी के जीवन से हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जीवन में अनुशासन का मतलब है कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, हमेशा शाकाहारी भोजन किया। मेरे लिए यही अनुशासन है। उन्होंने मुझसे कहा कि मांसाहारी भोजन और किसी नशे के प्रयोग से बेहतर तो अपना जीवन समाप्त करना समझूंगा। उनके लिए अनुशासन है। उन्होंने अपनी तमाम उम्र में झूठ नहीं बोला, कभी किसी की आलोचना नहीं की,
आज के दौर में ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। हम जिन कामों को लगातार करते हैं, हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है, किसी के काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। अरस्तु। अनुशासन की अहम बातें, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। जीवन में किसी कार्य में सफलता पाने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है अनुशासन में रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो आपको अनुशासन में नहीं रख पाती उसे हम कहते हैं आदत। आज के दौर में हर एक व्यक्ति अपने कार्य में सफलता पाना चाहता है कि वह अपनी आदत से इतना परेशान होता है कि उसमें रहकर वह अपना जीवन व्यतीत कर देता है। आदत छोड़ने की क्रिया के दरमियान आपको कुछ बातें खास ध्यान रखनी जरूरी है। इसके सही मार्गदर्शन के अभाव में आपके प्रयत्नों में आप हार कर पीछे नहीं हट जाएं। जो जरूरी है उन बातों से आपको अवगत करवाना चाहूँगा जिसमें टाल मटोल करने की आदत सालों पुरानी है, अर्थात आपको ज़्यादातर व्यवहार इससे जुड़ा रहता है, फिर भी आप इस आदत को मात दे ही सकते हैं। भले ही ये कठिन हो पर असंभव कदापि नहीं। कितने ही लोग शराब पीने की आदत से इतने लाचार हो जाते हैं कि उनके लिए शराब की आदत छोड़ना इतना मुश्किल होता है, पर जो कोशिश करते हैं बार बार वो इस बुरी आदत से बाहर आ जाते हैं। ऐसे कई लोग इसमें से पूर्ण रूप से मुक्त हो भी चुके हैं। शराब की गुलामी का विरोध करने वालों की एक सीमिति है। शराब जैसे भयंकर रोग से छुटकारा पाना असंभव है। हमारे समाज में कई लोग सफलतापूर्वक बाहर आ चुके हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि टाल मटोल वृद्धि से छुटकारा पाना कठिन है ही नहीं, कोई अन्य व्यक्ति आकर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में इस बात से निराश ना हो, अपने अंदर हिम्मत बांधो और विश्वास के साथ अपने अंदर भरोसा रखें। किसी विचारों से उत्तेजित या निराश होने की जरूरत नहीं। कभी आपको अपना खुद का व्यवहार बेचैन चल विचल कर देने वाला अनुभव हो तो भी घबराए नहीं। आपकी आदत के कारण उभरती आपके व्यवहार की छवि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक छोटा सा अंश है। अलबत्ता उसका महत्व कम नहीं है, फिर भी वही आपका संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। ये तो आपके व्यक्तित्व का एक पहलू समगत है। आप ये समीकरण कितना वाजिब है, अतः एक खराब आदत आप ऐसी गणना ना स्वीकारें, यानी कि शराब अंश के लिए स्वयं को समगत करने के लिए निकम्मा निबल और ढीला ढाला ऐसे अक्षणीय विशेष प्रयोग करें, ये योग्य नहीं है। अपने आप को निकम्मा और गिरा हुआ महसूस ना करें। बार बार अपने ऊपर नियंत्रण बनाने की कोशिश करें और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप को विजेता की तरह महसूस करेंगे। आत्मनियंत्रण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप अनुशासन में रहें, आपको जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाए, तो आपको अपने अंदर आत्मनियंत्रण रखना अत्यधिक ज़रूरी है। अपने अंदर के अवचेतन मन से महसूस करें, ऐसा महसूस करें कि आपने अपने आत्मनियंत्रण से अनुशासन में रहकर सफलता हासिल कर ली है। एक समय ऐसा आएगा कि आप विजेता की तरह सबके सामने होंगे। जीवन में सफलता प्राप्ति का रहस्य यह है कि व्यक्ति को पहचानने व उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। जब अवसर प्राप्त हो तो उसे पकड़ लें, उसकी ओर से आंखें बंद ना करें। डिज़राइली। जो कोई भी व्यक्ति समाज में किसी कार्य में कोई बड़े पद को प्राप्त करता है तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसको प्राप्त करने के पूर्व हम लोगों ने अपने आप को कैसा बना रखा था। आज हम जो भी हैं वो हमारे कई वर्षों पहले के आत्म अनुशासन का परिणाम ही तो है। इसलिए आपको ये बताना चाहूँगा, कई विद्वानों ने कहा भी है, इंसान जैसा बोता है वैसा पाता है। अनुशासन एक विचार है। जो काम आज के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है उन्हें कल पर डालने वाला कभी उन्नति नहीं कर सकता, वह सफलता का स्वाद कभी चख नहीं सकता। अनुशासन तो ठीक इस तरह से अपने जीवन में होना चाहिए जैसे कि देवदार का पेड़ जितना ऊंचा चढ़ता जाता है उतना उसकी लकड़ी मजबूत होती जाती है। मनुष्य जितनी ही बड़ी जिम्मेदारी संभालता जाता है वह उतनी ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, वह उतना ही महान बनता जाता है। जो मनुष्य सुस्त है, आलसी है, उद्देश्यहीन है, वह अवसर पर कभी सामने वाण सहने को तैयार नहीं होता, कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, वह आलोचना को सह नहीं सकता, वह अपनी आलोचना को सिर्फ अपनी तौहीन समझता है, वह मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है, वह उत्तरदायित्व को नहीं संभाल सकता, इसलिए अपने पद से गिर जाता है। इसलिए अनुशासन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जो व्यक्ति अनुशासन में अपना जीवन व्यतीत करता है वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है।
उदाहरण अनुशासन का दुख या पछतावे का दुख। मेरी सलाह है, अनुशासन के लिए पछताए नहीं। अनुशासन औंस होता है तो पछतावा पौंस में। सचेत रहें, कहीं कुछ बनना चाहने की जगह कुछ और ही ना बन जाएं। अपने आप को पहचानें, अपनी भीतरी शक्ति को जगाओ। हर मनुष्य इस संसार में उन्नति करने के लिए पैदा हुआ है। एक पुरातन धार्मिक पुस्तक में एक प्रश्न है, अगर आपको पूरी दुनिया मिल जाए, उसके बदले में आपको अपनी आत्मा बेचनी पड़े तो क्या करेंगे? क्या इसका ये मूल्य देना सही होगा? नहीं, जिंदगी कुछ सौदों का मूल्य नहीं किया जा सकता। जेनेसिस में जुड़वा भाइयों की एक कहानी इस तरह है। जुड़वा भाइयों में बड़े ने अपना जन्मा अधिकार सूप के प्याले के बदले बेच दिया। कितना अधर्म काम किया। ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत, इसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक लत इंसान की पहचान बन जाती है। सार्वजनिक जीवन में अनुशासन को बनाए रखना और उसका पालन करना नितांत आवश्यक है। इसके बिना हम प्रकृति के मार्ग में बाधा ही खड़ी करेंगे। लाल लाजपत राय। अनुशासन और अंतिम निधि, डिसिप्लिन एंड द एंड ऑफ द फंड्स। किसी भी तरह की आवेदन आदि की पहुंच के लिए अंतिम तिथि क्यों दी जाती है? हाँ, हंस सकते हैं कि ये भी कोई सवाल है? क्यों, इसका जवाब हर आदमी जानता है। ठीक है, अंतिम तिथि इसलिए दी जाती है, उसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी प्रवेश या परीक्षा या नौकरी के लिए आवेदनकर्ता की उम्र दी गई तिथि तक निर्धारित किए गए वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उस तिथि तक उम्र एक दिन भी अधिक हो जाने से आवेदनकर्ता प्रवेश या परीक्षा या नौकरी के लिए अपात्र हो जाता है। ये भी ठीक है, लेकिन कभी कभी नासमझ लोग कुतुक और जिद करने लगते हैं कि एक दो दिनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह गलत ही नहीं, भयंकर रूप से गलत होते हैं, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए समूची व्यवस्था में छेद करने वाले होते हैं। ऐसे मामलों में नियम भंग करने की कोशिश करने वालों के लिए शीतलता बरतना, उनकी सही आदत को बढ़ावा देना और नियम से चलने वालों के साथ अन्याय करना है। पक्षपात करने वाले की कमजोरी ओछापन ही होता है। यदि मान लिया आपने किसी एक को अंतिम तिथि के बाद 2 दिनों की छूट दे दी, तो अंतिम तिथि उन 2 दिनों के बाद की हो गई और दूसरे लोगों को उस तिथि के आगे के 2 दिनों की छूट लेने का हक हो गया। यदि आप परीक्षा भर में घुसने के लिए 10 मिनट विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थी की अनुमति दे देते हैं, तो 12 मिनट विलम्ब से आने वाले को क्यों नहीं देंगे? यदि आप निर्धारित अधिकतम वर्षों से 4 दिन अधिक उम्र वाले व्यक्ति का आवेदन स्वीकार कर लेते हैं, तो 5 दिन अधिक उम्र वाले का आवेदन स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? इस तरह छूट को बढ़ाने की सीमा के लिए कोई भी तक संगत नहीं हो सकता। अंतिम तिथि और निर्धारित उम्र आदि में संबंधित शर्त पूरी न करने वाले व्यक्ति चाहे कितने भी सही गलत कारण बनाएं, गलती सिर्फ उसकी होती है। उसकी व्यक्तिगत गलती के कारण आप उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी सामाजिक गलती मत कीजिए। ऐसी स्थिति में सख्ती बरतना ही एकमात्र सही रास्ता है, वरना नियम और अनुशासन का कोई अर्थ नहीं। अनुशासन सर्वप्रथम अपने आप में, फॉरमोस्ट डिसिप्लिन विद इन। अपने आप में अनुशासन में रहने का सही तरीका यही है कि आपने आप में सुधार की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। जैसे कि आप अपने आप से अनुशासन में रहना सीखें, जैसे मैं अपने मामले में से बिल्कुल सही यही समझता हूँ। अपने आप को खुश रखने के लिए उपाय तलाशो, अपने को बदलने के उपाय तलाशो। आप खुद बदलने का फैसला करें, तब आप ये महसूस करोगे कि किसी भी साथ आपको बहसबाजी या लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी आपको महसूस होगा इन सब चीज़ों में उलझने में अपना ही नुकसान होता है। अपने आप को तनावपूर्ण बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे आप मानसिक तनाव में पड़ जाएंगे, जिससे आपका समय भी बर्बाद हो और आप उद्देश्यहीन हो जाएंगे। सबसे सही तरीका तो यही है कि 1-2 बार प्रयास करें, कोई फ़ायदा ना हो तो कुछ और करें। आप धीरे धीरे अपने अंदर अपने बदलाव का परिवर्तन अवश्य पाएंगे और अपने कार्य को समझिए। अपने आसपास वातावरण में क्या बदलाव लाएंगे उसके बारे में विचार लें, और एक समय आएगा आपको जीवन के सही रेलगाड़ी की तरह पटरी पर होगा। आपके अंदर खुद ब खुद अनुशासन आता चला जाएगा। आप अपने जीवन के प्रति बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे। फिर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप अपने कार्य में जुट जाएंगे। आपके जीवन में अनुशासनात्मक हो जाएंगे। मैंने जीवन में जब से इन रास्तों पर चलना शुरू किया, अपने अंदर बदलाव लाया, तो अपने अंदर एक खुशी को महसूस किया। हर एक व्यक्ति ऐसा करके अपने आप को सर्वोत्तम बना सकता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है
हमने क्या करने की सोची है, कितना हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या कहीं हम अभी सोच रहे हैं और शुरुआत करने में ही बहुत समय गुजार देते हैं। तभी समझ लो कि जो करना आज ही करना है और अभी करना है, इसकी शुरुआत उसी क्षण कर दो। अनुशासन के महत्वपूर्ण नियम, इंपॉर्टेंस रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। किसी भी कार्य में कामयाबी के लिए अनुशासन होना तो ज़रूरी है, पर उस कार्य में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ नियम बने हैं, जैसे कि नंबर 1, जब तक मैं समझता हूँ कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ तब तक उस काम को नहीं छोड़ूंगा। नंबर 2, यदि मैं आखिर तक जुड़ा रहा तो सभी बातें मेरे अनुकूल हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नंबर 3, विपरीत स्थितियों आने पर भी मैं विनम्रता नहीं त्यागूंगा और निराश होऊंगा। नंबर 4, मुझे मेरे लक्ष्य से डिगाने या उसे छोड़ने के लिए विवश करने का हक मैं किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा। नंबर 5, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करता ही रहूँगा। नंबर 6, मैं नए विश्वास तथा संकल्प से काम में जुड़ूंगा। नंबर 7, मैं जानता हूँ कि पराजय तथा विरोधों से हर स्त्री पुरुष को जूझना पड़ता है, मैं किसी संघर्ष से पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 8, मैं हतोत्साहित निराशा के आगे नहीं झुकूंगा, इसमें चाहे मुझे कितनी भी बाधाओं का सामना क्यों ना करना पड़े। नंबर 9, सफलता पाने के लिए मैं हमेशा मेहनत करता रहूँगा, जब तक क्या कामयाब ना हो जाऊँ मैं अपने में अनुशासन स्थापित रखूँगा, जब तक सफल ना हो जाऊँ। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हैं। मैंने कभी कोई नीति नहीं बनाई, मैं तो प्रत्येक दिन बस बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। इब्राहिम लिंकन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका। अनुशासन का मतलब मैं यही मानता हूँ, दृढ़ता, ये एक ऐसी दिशा जिसका सही मानने में यही मतलब है कि अनुशासन का मतलब है कि ये एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका अनुशासन में रहकर सही मान्य यही है, प्रभावित और विकसित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं और इसके तौर तरीक़ों को जीवन में अपनाते हैं। अनुशासन प्यार का इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती और ना ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवरों के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चों को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम खोख से एकात्मक कठोर ज़मीन पर आ गिरता है, फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम यह करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे एक ठोकर मारती है। बच्चा खड़े होने के बाद फिर बैठ जाता है। माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता, क्योंकि इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वह अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वरना मांसपेशी जानवर उसे खा जाएंगे। और माँ ये बात जानती है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप को अधिक इज्जत देते हैं और कानून का पालन करने वाले बनते हैं। बचपन से जो बच्चा अनुशासन के माहौल में पला बड़ा है, वह उस अनुशासन का पालन तमाम उम्र करता है। अनुशासन में रह के हमें आज़ादी मिलती है, एक खुशी सी महसूस होती है, क्योंकि इसमें को हमें अपने जीवन में उतारना होता है। हम एक सही दिशा की तरफ सही तौर पर आगे बढ़ते जाते हैं। एक आज़ादी तो कोई कहता है मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। एक बात तो तय है, अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। अनुशासन में रहकर हम जो जीत प्राप्त कर लेते हैं, जिस जीत के प्रति हम गंभीर होते हैं, इसलिए एक प्रेम भरी दृढ़ता है। जिस लक्ष्य को लेकर हम चले होते हैं, उसको पाने के लिए अनुशासन अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिना आत्मसंयम के कोई भी व्यक्ति दृढ़ चरित्र के निर्माण, सफलता की प्राप्ति और उन्नति के अग्रसर नहीं हो सकता। सफल व्यक्ति की सफलता का रहस्य है स्वयं पर नियंत्रण। वह अपने को पूर्णतः वश में रखता है और किसी नियम उद्देश्य में रहता है। वह तब तक उस कार्य में लगा रहता है जब तक वह उससे प्राप्त ना हो जाए। हम कोई कार्य अनुशासन में रहकर करते हैं तो समाज के लोगों की भावनाएं तथा सहयोग हमको मिलते हैं। कार्य में हमारी उन्नति भी होती है। इसके विपरीत अगर हम परिवार समाज में रहकर अनुशासन के नियम को तोड़ते हैं तो हमें तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। अनुशासन तो जो हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व में परिवार और समाज हर जगह एक सौंदर्य लाता है। इसलिए हमें अनुशासन के महत्व को जानना चाहिए।
अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए। जीवन में आज तक जिस किसी ने भी ऊंचे मकाम हासिल किए हैं, ये सब अनुशासन के बगैर नहीं हो सकते। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया का सामना एक समझदार आदमी की तरह करें। दुनिया आपको जिस आदर सम्मान से देखेगी, उस पर आपको गर्व होगा और खुशी होगी। परिस्थितियाँ भले ही हमारे नियंत्रण में ना होती हों, पर हमारा आचरण हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। बेंजामिन डिज़राएली। अध्याय 3, समय प्रबंधन को जानना, नोइंग टाइम मैनेजमेंट। समय को समझना अति आवश्यक है। इसके बिना सारा ज्ञान अधूरा है। हमारी सारी जैविक गतिविधियाँ प्रकृति से संचालित हैं, जिसका प्रमाण हमें मिलते रहते हैं। और प्रकृति सूर्य से संचालित है। जहाँ सूर्य अपने आदर्श रूप में नहीं है, वहाँ प्रकृति भी नहीं। सूर्य क्या है? क्या ये समय नहीं है? क्या ये आकाश